हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के यानी कि विज्ञान के क्वेश्चंस बैंक का अगला पार्ट को देखेंगे। और इस पार्ट में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके गत वर्ष में 2011 से लेकर 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, क्वेश्चन से एक रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ये प्रश्न जो है ना 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया 25 मीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर, या फिर 25 मिलीमीटर, या फिर अनंत। तो दोस्तों, सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है ना, अनंत होता है। यहाँ पे मोर ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आप सबको बता देते हैं, सामान्य नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है ना 25 सेंटीमीटर होता है। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव नेत्र में क्या होता है, कौन सा लेंस होता है। ऑप्शन ए में आपको किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है अवतल लेंस होता है। ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है उत्तल लेंस होता है। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उत्तल दर्पण होता है। तो दोस्तों, मानव नेत्र में जो है ना उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आप सबको बता देते हैं कि ये उत्तल लेंस होता है ना, बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। ये भी प्रश्न जो है ना 2016 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा, क्वेश्चन से एक रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष, या फिर दीर्घ दृष्टि दोष। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ जरा दृष्टि दोष। और ऑप्शन डी में आपका दिया मोतियाबिंद। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं, जो भी व्यक्ति जो है ना अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, वो व्यक्ति जो है ना जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, तो वो जो है ना अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है उस व्यक्ति को। अब देखिए, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ये प्रश्न 2018 और 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया नेत्रोत अंतर पृष्ठ पर, या फिर नवीनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, या फिर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो है ना कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है। यह प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल, या फिर नारंगी। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ हरा। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नीला। तो दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म कण जो है ना नीले रंग के प्रकाश को अधिक परिकीर्णन करता है। और दोस्तों, इसी नीले रंग के अधिक ज्यादा परिकीर्णन के कारण जो है ना हमें आसमान का कलर नीला प्रतीत होता है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि
विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है, यानी कि जो विद्युत फ्यूज होता है ना उस तार में कौन कौन सा तत्व मिश्रण होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया टीन और शीशा, या फिर तांबा और शीशा, या फिर चांदी और शीशा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ तांबा और चांदी। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज में जो है ना टीन और शीशा का मिश्रण होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2011 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया धूप वाले दिन, या फिर बादलों वाले दिन, और ऑप्शन सी में आपका दिया गर्म दिन, या फिर पवनों यानी कि वायु वाले दिन। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जो है ना सौर जल तापक का उपयोग बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया लकड़ी, या फिर गोबर गैस, या फिर नाभिकीय ऊर्जा, या फिर कोयला। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं ये नाभिकीय ऊर्जा जो है ना जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2014 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समा आवेश के तुल्य होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं एक कूलाम आवेश जो होता है ना ये आपका 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। देखिएगा ये प्रश्न 2014 और 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया ओम, या फिर ओम मीटर, या फिर ओम प्रति मीटर, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी भी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है ना ओम मीटर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ओम जो है ना प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह जो है ना कितना वोल्ट पर धारा होती है। ये प्रश्न 2014 और 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपका 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, या फिर 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, या फिर 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, या फिर 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो दोस्तों हम अपने घर में जो इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई यूज करते हैं ना वो जो है ना 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रभावित धारा आई के बीच संबंध होता है, वही आप सबको बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आई बराबर आर बटे भी आर बटे भी, या फिर आर बराबर 1 बटे भी, या फिर आर बराबर भी बटे आई। तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो ओम का नियम होता है ना भी बराबर क्या होता है आई आर होता है। तो यहाँ पे अगर आपको आर का मान पूछे तो आप लोग क्या कीजिएगा कि भी बटे आई कर लीजिएगा ना। तो कहने का अर्थ यहाँ पे आर बराबर जो होगा ना भी बटे आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से एक राय की 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रभावित धारा का मान कितना एम्पियर होगा। तो दोस्तों आप सबको बता देती है न्यूमेरिकल प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिएगा जो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई बराबर जो फॉर्मूला होता है ना V बटे आर होता है। तो यहाँ पे V का मान यानी कि वोल्टेज 250 वोल्ट है, तो 250 वोल्ट को हमको भाग करना है 100 वोल्ट यहाँ पे वाट से। तो यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 बटे 10 को जब भाग कीजिएगा तो 2.5 एम्पियर आएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है
तो गतिशील कण होते हैं। ये प्रश्न जो है ना 2014 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपको था परमाणु, या फिर आयन, और ऑप्शन सी में आपको था प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों जब भी किसी चालक तार से इलेक्ट्रिक करंट का प्रभावित होता है तो इसमें जो गतिशील कण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से एक राय की देखिए प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ये प्रश्न जो है ना 2011 और 2016 2019 के फाइनल मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है R बराबर भी गुना आई, या फिर R बराबर 1/v, या फिर R बराबर v/i, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है R बराबर v प्लस आई। तो दोस्तों आप सबको पहले ही बताए कि किसी भी कॉइल का जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ज्ञात करने का जो सूत्र होता है क्या होता है, v बराबर IR होता है ना। तो यहाँ पे R का मान अगर आप सब ज्ञात कीजिएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, v/i हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे I गुणा है R के साथ, जब गुणा में होता है तो यहाँ पे जब लेफ्ट साइड में आएगा ना तो क्या हो जाएगा, v/i हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ओम के नियत निहित है, यानी कि जो ओम का नियम है ना वो निहित है। ये प्रश्न जो है ना इस बार आया हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका भी R बराबर आई, या फिर v बराबर IR, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ I v बराबर R, या फिर R बराबर v। तो दोस्तों आप सबको बता देते ओम का नियम जो होता है ना v बराबर IR होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए में आपका मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, या फिर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, या फिर ओम के नियम से, और ऑप्शन डी में आपका दिया ऑस्टेंड के नियम से। तो दोस्तों विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है ना फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिए क्वेश्चन से कराए कि एक प्रौढ़ोपी और सेल कितना, यहाँ पे क्वेश्चन से कराए कि एक प्रौढ़ोपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 0.5 से 1.0, या फिर 2.0 से 2.50, या फिर 3.0 से 4.5, या फिर 4.5 से 6.0। तो दोस्तों एक प्रौढ़ोपी सौर सेल जो होता है ना ये लगभग 0.5 से जो है ना 1.0 वोल्ट विकसित करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि एक MW यानी कि मेगावाट के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितना हेक्टेयर भूमि चाहिए। ऑप्शन ए में आपका 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। तो दोस्तों 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनित्र जो है ना इसको लगभग जो है ना 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2017 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है साइंस के गत वर्ष में पूछे गए प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जब भी Zn और यहाँ पे HCl आपस में अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2012 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है तो यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका कैल्शियम, या फिर कार्बन, या फिर सिलिकॉन, या फिर फेरम। तो दोस्तों जब भी कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है ना तो यह यौगिक जल में विलय है, तो इस तत्व का नाम जो होगा ना कैल्शियम होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2012 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि
कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ऑप्शन ए में आपको दिया ऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया नाइट्रोजन। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं कि यहाँ पे कौन ऐसा गैस होगा, कौन ऐसा गैस उत्सर्जित करेगा जो जब धातु जो है ना जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा जब धातु जो है ना जल के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है ना कार्बन के साथ अभिक्रिया करके जिंक प्लस कार्बन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसका उपचयन हो रहा है? तो दोस्तों इस अभिक्रिया में जो है ना किसका उपचयन हो रहा है? कार्बन का उपचयन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग फटाफट से लाइव चैट में कमेंट करते हुए जाइए, या फिर कमेंट बॉक्स में आप जो है ना सभी प्रश्न का आंसर बारीकी से कमेंट करते हुए जाइएगा। देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? ये भी प्रश्न जो है ना 2019 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना ये अभिक्रिया करके दो तत्वों में वर्गीकृत हो जाता है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जल नामक द्रव का निर्माण करता है। और यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोहा जो है ना कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके यहाँ पे कॉपर को जो है ना विस्थापित कर देता है, और फेरम सल्फेट और कॉपर यहाँ पे आता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर का विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिएगा क्वेश्चन से कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन, या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों जब भी जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है ना तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो दोस्तों H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है ना अम्लों का राजा कहा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? ये प्रश्न जो है ना इस बार आया हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ HCl, या फिर H3PO4, या फिर HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, और ऑप्शन डी में आपका दिया H2SO4। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं ये H2SO4 जो होता है ना ये क्या होता है कि ये जो है ना आपका द्विक्षारकीय अम्ल है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए में आपका जो चूना पत्थर, या फिर खड़िया, या फिर संगमरमर, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना ये विजातीय यौगिक है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना CaSO4 हाफ H2 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2014 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवकलन सत्य है? ऑप्शन ए में आपको यह सिरका सी गंध देता है, या फिर ये प्याज सी गंध देता है, या फिर ये सड़े अंडे सी गंध देता है, या फिर ये सड़े मांस सी गंध देता है। तो दोस्तों आप सबको बता देते एसिटिक अम्ल जो है ना तनु विलयन में जो गंध देता है ये सिरका के जैसा गंध देता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है गुलाबी, या फिर नीला, या फिर नीला काला, या फिर काला। तो दोस्तों जब भी अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालते हैं तो पत्ती का जो कलर हो जाता है ना नीला काला हो जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि
क्वेश्चन से एक रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आपका दिया क्लोर क्षार अभिक्रिया, या फिर क्लोर अभिक्रिया, या फिर वियोजन अभिक्रिया, या फिर संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वियोजित होकर क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है ना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना 2014 के फाइनल मैट्रिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लवण Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में आपका था 7, या फिर 7 से अधिक, या फिर 7 से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो है ना यह क्षार होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे 33 में प्रश्न क्या करा कि एसिटिक अम्ल का आयुपेग नाम है। ऑप्शन ए में आपका एथेनोइक अम्ल, या फिर मेथनोइक अम्ल, या फिर प्रोपेनोन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल का जो आयुपेग नाम होता है ना एथेनोइक अम्ल होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है, और इनके साथ साथ आप सबको कमेंट करके बताना है कि 33% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब आप जो है ना इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बताना है। और इनके साथ साथ SW क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन से एक रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना कौन सा प्राकृतिक पदार्थ में पाया जाता है? संतरा में, या फिर टमाटर में, या फिर सिरका में, या फिर इमली में। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा आप लोग फटाफट से इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं। आप तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप है ना, सभी ग्रुप में इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।